नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे करंट अफेयर और जनरल स्टडी से। तो इस वीडियो को आप प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज करिए, चेक करिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं और लास्ट में स्कोर मेंशन करिए। और बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसके आंसर भी आपको कमेंट में करने हैं, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करिए कि आपको किस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर ऑफ द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कुछ कंट्री के नाम आपको दे दिए गए हैं। पहले है आपके पास बहरीन, सेकंड ओमान, थर्ड ईरान और फोर्थ कतर। ये चार कंट्री के नाम आपको दे दिए गए इस क्वेश्चन के अंदर। और आपसे पूछा जा रहा है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है नो, तो आपको जोन सा मेंबर नहीं है उस कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये जो कोड्स आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड जो कंट्री है यानी कि बहरीन और ओमान इसका पार्ट नहीं है। बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड फोर्थ, इट मींस ईरान और कतर इसका पार्ट नहीं है। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि ओनली 3 यानी ईरान इसका सिर्फ एक पार्ट नहीं है। और डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीन ऑप्शन यानी ए 1 2 3 यानी बहरीन, ओमान और ईरान, ये तीनों ही इसका मेंबर नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग इसके मेंबर कौन सी कंट्रीज का मेंबर नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, ये आपको चूज करके बताना है इन ऑप्शन के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि भी जो थर्ड कंट्री है, यानी थर्ड का मतलब है जो ईरान है, ईरान इसका मेंबर नहीं है, जिसकी लोकेशन आप ये देख सकते हैं, ये रही ईरान। ईरान इसकी जो कंट्री है वो इसका मेंबर नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। अदरवाइज जितनी भी कंट्री आपको दे दी थी वो सारी की सारी जो कंट्री है वो क्या है, इसका मेंबर है। यानी करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। उसकी सीधी सीधी वजह है कि सऊदी अरेबिया जो कंट्री है, सऊदी अरेबिया और जो ईरान है, इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, यानी कि लड़ाई रहती है इनके बीच में। इस वजह से इसका मेंबर ईरान नहीं है। सबसे मेन रीजन यही है। अगर हम डिटेल में बात करें इस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की, तो ये 1981 में से स्टैब्लिश किया गया था, इस ध्यान में रखते हुए कि सोशल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और कल्चर कोऑपरेशन साथ में रखेंगे और डेवलप करेंगे एक दूसरे को। इसको ध्यान में रखते इस एम से इसे स्टैब्लिश किया गया था 1981 के अंदर। इसके अंदर अगर मेंबर की बात करें तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये कंट्री है जो इसके मेंबर है। इन सब की लोकेशन आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं। वन बाय वन अगर हम देखना स्टार्ट करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे नीचे देखिए ओमान कंट्री है, सबसे नीचे ये देखिए ओमान की लोकेशन ये रही। उसके बाद यूएई की लोकेशन ये रही। और ये सबसे बड़ा जो मेजर, जो सबसे बड़ी कंट्री इस एरिया के अंदर वो है सऊदी अरेबिया, तो वो ये है। उसके बाद बहरीन की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये बहरीन है, कतर ये रहा, ठीक है, और कुवैत की लोकेशन ये रही। तो ये बाकी सारी कंट्री की लोकेशन है। ईरान भी पास में है बट ईरान इसका मेंबर नहीं है। अगर ओमान की बात करें तो ये ओमान, ये बिल्कुल इधर कॉर्नर पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ओमान की लोकेशन है, ठीक है। तो ये कंट्री की लोकेशन आपको पता होनी है। और सऊदी अरेबिया इसमें जो बड़ी कंट्री है, यानी कि इसकी ही मनमानी, इस तरह से आप कह सकते हो, इस कॉपी के अंदर चलती है। इस वजह से ईरान इसका मेंबर नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल, यानी जिसे शॉर्ट में कैग बोला जाता है। कैग के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको रीड करके चेक करके बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ये थर्ड है, थर्ड स्टेटमेंट ये है। और फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज अ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंटर स्टेट दोनों गवर्नमेंट का जो कि किस तरह से ये फंड को एक्सपेंडिचर करेंगे, यानी उनके पर्स को संभालने का आप कह सकते काम करती है, गार्जियन का काम करती है कैग। ये स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है। और ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कैग कितना खर्च करेगी, कितना एक्सपेंडिचर करेगी। इसका जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट लेती है कि कैग के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर होना है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कैग हैज नो कंट्रोल ओवर द इश्यू ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड जो है उसके ऊपर कैग का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये आपसे बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर।
ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आपके ऑप्शन जो है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करके बताना है। चलिए क्वेश्चन अटेंड कर लीजिए, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो दे रखा है आपको ये करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इनके जो पर्स है, यानी कि इनके जो फंड का जो मैनेज करती है, इन पे ध्यान रखने का जो काम, मॉनिटर करने का जो काम करती है वो कैग करती है, चाहे हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की। अच्छा, अब डिटेल में आर्टिकल में अगर डिटेल में डिस्कस करूं तो इसके बारे में ये है कि आर्टिकल 148 में ये, यानी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा कैग का, जो मॉनिटर करेगी, बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी होगी, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे हमारी कंट्री के अंदर उसके ऑडिट करने का काम ये है। यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री के अंदर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसके ऊपर मेन जो अथॉरिटी, जो ऑडिट करने की जो बड़ी अथॉरिटी होती है वो होती है कैग होती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करें, जैसे सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला था कि भी ये जो कैग है इसके बारे में बोला कि ये इसकी जो एक्सपेंडिचर है ये डिसाइड करती है कौन, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है ये कितना एक्सपेंडिचर है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक तरह से अपना डिसीजन खुद लेती है कि कैसे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके ऊपर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है कि किस तरह की, बल्कि ये है कि ये पार्लियामेंट में कितना एक्सपेंडिचर होना है, किस किस पार्टी का क्या रोल है, मतलब एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हो तो उस चीज के ऊपर भी ये निगरानी करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो किसी भी तरह का जो भी एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री में होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो वर्क होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ये सब की अथॉरिटी कैग होती है। अब डिटेल में इसकी पावर ड्यूटी की अगर हम बात करें कि पावर ड्यूटी और इन सब चीजों के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन कहां मेंशन है, तो आर्टिकल 149 से लेकर 151 तक जो आर्टिकल है ये डिस्कस करता है कैग की ड्यूटीज के बारे में, पावर के बारे में और फॉर्म ऑफ अकाउंट्स के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट की होने वाली है। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन और ऑडिटिंग का जो प्रोसेस के बारे में जो डिटेल में डिस्कस किया गया वो आर्टिकल 279 के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि भी ये कॉन्सोलिडेटेड फंड को ये मैनेज नहीं करती, उसके ऊपर ये ऑडिट नहीं करती, ये बात नहीं है। जितनी भी अकाउंटेबिलिटी होती है वो डिसाइड करती है, कैग करती है। यानी कि आप ये मैं कहता हूं कि कैग जो होती है एक सुप्रीम अथॉरिटी है हमारी कंट्री के अंदर, कि जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम का जो डिटेल, यानी कि प्रॉपर जो ऑडिट करने का जो काम करती है वो कैग करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। बाकी डिटेल में आप एक बार इसे वीडियो पॉज करके जरूर पढ़िएगा, डिटेल में कुछ कुछ बातें और भी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द ब्लू बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लू बॉन्ड क्या होता है इसके रिगार्डिंग में आपसे स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च सॉवरेन ब्लू बॉन्ड। ये ब्लू बॉन्ड को जारी करने वाला, इश्यू करने वाले जो फर्स्ट कंट्री है वो चाइना बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज इश्यूड टू रेज कैपिटल टू द फाइनेंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन अदर कंट्री। यानी कि ये जो फंड जो रेज किया जाता है किसी कंट्री के अंदर वो इसलिए ताकि जो दूसरी कंट्री, किसी और कंट्री में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर में, तो उसके लिए ये फंड रेज किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है आपको सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में। बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है अगर हम बात करें ब्लू बॉन्ड्स की, उसके रिगार्डिंग में आपको बताना है। चलिए कुछ अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेट आपको गलत दे दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सेकंड स्टेटमेंट भी। चाइना ये करने वाली फर्स्ट कंट्री नहीं है, सेचल जो कंट्री है ये ऐसा काम करने वाली, यानी ब्लू बॉन्ड को लॉन्च करने वाली वर्ल्ड में सबसे पहली जो कंट्री है वो है सेचल। ये कंट्री है जो जिसने सबसे पहले ब्लू बॉन्ड को लॉन्च किया वर्ल्ड में, यानी कि फर्स्ट कंट्री के चाइना ना होकर सेचल जो है वो फर्स्ट कंट्री है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके लिए फंड रेज किया जाता नहीं, ये मेरीन और ओशन बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में ये फंड रेज करने के लिए ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो गया। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया,
करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये होने वाला है कि भी ब्लू एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि ब्लू ओशन ऐसा कुछ एक सर्टिफिकेट वर्ल्ड लेवल जारी किया जाता है, और हमारी कंट्री में भी किसी मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, किसी चीज को जारी किया गया है, तो ये किस फील्ड में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो किस फील्ड में इशू होता है आपको ये बताना है। और हमारी कंट्री में जो ये रिसीव करने वाली जो अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन या जो भी फील्ड है, किस फील्ड में हमारी कंट्री को मिला है, आपको ये बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन भी आज होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा ये सेचल जो है, इसकी लोकेशन के बारे में जरूर बताना है कि इसकी लोकेशन कहां है, वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन क्या है, ये भी आपको बताना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये, विद रेफरेंस टू द इंडिया मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता है रिसेंटली क्विट इंडिया मूवमेंट जो मतलब अभी इसके कुछ ईयर सेलिब्रेट किया है हमने, तो उसके रिगार्डिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई माइलस्टोन कंप्लीट किया हमने इस मूवमेंट को रिगार्डिंग, इस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द फेलियर ऑफ क्रिप्ट मिशन वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ द मूवमेंट, यानी कि इस मूवमेंट को जो स्टार्ट करने की जो मेन वजह थी, जो इमीडिएट कॉज थी, वो थी कि भी जो हमारे पास क्रिप्स मिशन जो था उसके फेलियर होने की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द हिंदू महासभा सपोर्टेड द मूवमेंट विद सम कंडीशन, यानी हिंदू महासभा है उन्होंने क्या किया, यानी कि जो हिंदू महासभा है उसने इसे सपोर्ट तो किया था, बट अपनी कुछ कंडीशन को रख करके ही इसे सपोर्ट किया था, यानी कि सपोर्ट किया था, पहले शायद अपोज में थे, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। अब आपको यह बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली कर लोगे। अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, इस वजह से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो करेक्ट आंसर जो इसका ऑप्शन ए है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जो इसकी इमीडिएट कॉज है जो इस मतलब इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का, वो ये है कि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से, फ्लॉप होने की वजह से मतलब ये क्विट इंडिया मूवमेंट को हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और जो दूसरी स्टेटमेंट जो आपको दिया था कि भाई इसे हिंदू महासभा ने इसे सपोर्ट किया था, नहीं, इसे ना ही हिंदू महासभा ने इसे किसी भी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया था, ना ही इसके अलावा जो मुस्लिम लीग थी और तो वो उन्होंने सपोर्ट किया था, यानी कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसे हिंदू महासभा ने किसी भी टर्म कंडीशन के साथ भी इसे सपोर्ट नहीं किया था, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा वो प्रॉपरली एकदम गलत हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो जी इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये है कि क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हमारी कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में से स्टार्ट किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द ई संजीवनी, ई संजीवनी के बारे में बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस ध्यान में रखते हुए, ई संजीवनी को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है स्टेटमेंट क्या है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से कि इकोलॉजी का टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस फील्ड से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां आपके लिए इससे रिलेटेड जो टर्म्स यूज होंगे, कोई मेडिसिन डिस्कवर हो गई, कोई टेस्ट कंडक्ट किया गया है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा ये आपसे अक्सर पूछे जाने के पूरे चांसेस है, तो थोड़ा अलर्ट होकर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए देखिए संजीवनी के बारे में जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया वो ये है, इट इज एन टेलीमेडिसिन सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि ये ई संजीवनी जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, एक तरह से टेलीमेडिसिन सर्विस प्रोवाइड की गई है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। यानी कि हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये एक टेलीफोन पर इस ऑर्डर करके आप ये मेडिसिन वगैरह को अपने घर पे रिसीव कर सकते हैं, इस तरह की एक सर्विस है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है इट इज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है उसे डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी जिसे शॉर्ट में CDAC भी आप बोल सकते हो, इसने इस सिस्टम को डेवलप किया हुआ है। तो ये दो स्टेटमेंट अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि भी बोथ 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी आपसे बोला जा रहा है ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हम बात करें ई संजीवनी की या फिर हम ई संजीवनी ओपीडी की बात करें, ये दोनों ही टर्म क्या है, ये दोनों ही टर्म या प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है, सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। इट मींस ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि भी ये जो WHO की तरफ से गाइडलाइन है कि भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वारंटाइन सिचुएशन क्रिएट करके रखिए, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो कि लोग बाहर निकले, तो लेकिन मेडिसिन की जरूरत तो है, तो उसे प्रोवाइड करने के लिए, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए हमारी कंट्री में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, कहने का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने IT सेक्टर के साथ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसके साथ मिलाते हुए इस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, अब बात करते हैं जो इसको इस सिस्टम को जो डेवलप करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है, जैसा कि आपको सेकंड स्टेटमेंट में आपको दे दिया गया कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इंस्टीट्यूशन है जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यह आता है, जिसने इस सिस्टम को डेवलप किया है जहां पर टेलीमेडिसिन फैसिलिटी हमारी कंट्री में लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। यानी ये हो गया कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सेचल की लोकेशन आपको बताना है कि सेचल की लोकेशन क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये जो पूछा था। इसके अलावा मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि आपको ये बताना है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस फील्ड में दिया जाता है और हमारी कंट्री में किस ऑर्गेनाइजेशन को या किस फील्ड में हमारी कंट्री में इसे प्रोवाइड किया गया है, यानी कि हमारी कंट्री में कोई एक लोकेशन है जिसे ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड में से शेयर जरूर करिएगा। ठीक है।